नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस लेक्चर में, जहां पे हम बात करने वाले हैं ब्रिटेन में आई हुई आर्थिक मंदी के बारे में। ब्रिटेन ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है कि ब्रिटेन में आर्थिक मंदी आ चुकी है। ब्रिटेन के जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं जेरेमी हंट, उन्होंने ये ऑफिशियली हाउस ऑफ कॉमन्स में ऑटम स्टेटमेंट पेश किया, जिसमें उन्होंने कहा कि ब्रिटेन आर्थिक मंदी की चपेट में पूरी तरह से आ चुका है। ब्रिटेन आर्थिक मंदी की चपेट में सिर्फ और सिर्फ एक वजह नहीं है, कई सारी इसकी वजह है जिसकी वजह से वो वहाँ मंदी आई है। पहला उसका कारण है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन जो कि अपने पीक पर है, पिछले 41 सालों में पीक पे है इन्फ्लेशन 11%। 11% ये पिछले 41 सालों में सबसे ज़्यादा है जो कि ब्रिटेन ने देखा है। दूसरी चीज़, जो लिज ट्रस ने जो फैसले लिए उसकी वजह से भी कुछ हद तक सरकार इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में नाकामयाब रही। उन्होंने टैक्स रेट को डिक्रीज किया, टैक्स रेट को घटा दिया, जबकि किस ये गवर्नमेंट और वहाँ के अर्थशास्त्रियों ने ये बताया था कि टैक्स रेट में कमी करना एक आत्मघाती फैसला सिद्ध हो सकता है, क्योंकि हमारी इन्फ्लेशन जिस तरह से इंक्रीज हो रहा था और इकोनॉमी जिस तरह से रिसेशन की ओर जा रही थी, टैक्स रेट को बढ़ाना एक अपने आप में बचकाना हरकत थी, जिसकी वजह से वहाँ पे और भी मामले बिगड़ते चले गए। उसके बाद ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के पद पे जैसे ही ऋषि सुनक आए, उन्होंने पहला फैसला जो लिया वो टैक्स रेट को इंक्रीज करना, जो कि ऑफिशियली अनाउंस कर दिया गया है। तो पूरी दुनिया के लिए ये क्या समझने की बात है कि जिस तरह से 2008 में यूएस के फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से पूरी दुनिया में मंदी आ गई थी, मंदी आई थी, क्या वो चीज फिर से रिपीट की जाएगी? क्या वही फिर से संकेत दे रहे हैं? क्या दो ये शुरुआत यूक्रेन से हो चुकी है कि जैसे धीरे धीरे पूरी दुनिया में 2008 में मंदी आ गई थी, क्या इस बार भी उसी तरह से, जैसे ब्रिटेन के बाद अमेरिका, अमेरिका के बाद फ्रांस, जर्मनी, इसी तरह से पूरा भारत, चीन, सभी जगहों पे क्या ये मंदी आने वाली है? इस पर हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि हमें पता है, ब्रिटेन में सबसे ज़्यादा जो महंगाई दर है अभी तक 41 सालों में सबसे ज़्यादा है। उसी तरह यूएस में भी महंगाई दर बहुत ज़्यादा है। फेड, वहाँ का जो फेडरल रिजर्व है, सेंट्रल बैंक, वो लगातार कोशिशें कर रहा है, इंटरेस्ट रेट्स हाइक्स किए जा रहे हैं, बढ़ाए जा रहे हैं कि ताकि किसी तरह से इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सके। लेकिन इन्फ्लेशन कंट्रोल नहीं हो रहा है, और जब भी सरकारें इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए बहुत बड़े बड़े कदम उठाती हैं, इंटरेस्ट रेट्स हाइक्स किए जाते हैं, फंड्स को घटाया जाता है, जो पब्लिक वेलफेयर के लिए फंड्स उपयोग किए जाते हैं सरकार के द्वारा उनको कम किया जाता है, तो वो डायरेक्ट इम्पेक्ट करता है इकोनॉमी पे, जीडीपी पे। किसी भी कंट्री की जीडीपी अगर लगातार 2 क्वार्टर तक डिक्रीज होती है, लगातार 2 क्वार्टर तक घटती है, तो हम मान के चलते हैं कि उस देश में मंदी आने की संभावना ज़्यादा से ज़्यादा है, या फिर हम ये मानते हैं कि ये देश मंदी की चपेट में आ चुका है। उसी तरह से जिस तरह से हमारे यहाँ पे वित्त मंत्री होते हैं, वहाँ पे ब्रिटेन में क्या होता है, चांसलर ऑफ एक्सिकर, जो कि हाईएस्ट, सेकंड हाईएस्ट रैंक होती है प्राइम मिनिस्टर के बाद। इस समय पे ऋषि सुनक वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं। लिज ट्रस ने अपना इस्तीफा दिया 45 दिनों की सरकार चलाने के बाद। उसके बाद वहाँ की पार्टी ने ऋषि सुनक को अपना नेता चुना और उन्हें प्रधानमंत्री बनाया गया। तो उन्होंने जिसे वहाँ का वित्त मंत्री नियुक्त किया है, जेरेमी हंट, उन्होंने पहली ऑटम स्टेटमेंट पेश की है हाउस ऑफ कॉमन्स में, जिसका सपोर्ट ऋषि सुनक के द्वारा किया गया। उसमें उन्होंने क्या किया, पहला फैसला, टैक्स रेट को बढ़ाया गया है, टैक्स रेट को इंक्रीज किया गया है, जो कि पहले से ऋषि सुनक कहते आ रहे थे कि मैं अगर सत्ता में आऊंगा तो सबसे पहला कदम मेरा क्या होगा कि मैं टैक्स रेट्स को इंक्रीज करूंगा, ताकि मैं अपनी इकोनॉमी को रिवाइव कर सकूं, इकोनॉमी को रिवाइव किया जा सके। तो उन्होंने ये भी कहा कि टैक्स रेट को इंक्रीज करना ये हमारा पहला कदम है, इस तरह से आगे और भी स्टेप्स लिए जाएंगे जिससे कि जल्दी से जल्दी इकोनॉमी को रिवाइव किया जा सके। इसका कितना पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा और कितना निगेटिव इम्पैक्ट होगा, ये तो बात की बात होगी। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आखिर रिसेशन होता क्या है, मंदी होती क्या है। रिसेशन हम अगर कहें, किसी भी देश की जीडीपी अगर लगातार 2 क्वार्टर्स, क्वार्टर्स मतलब 3 महीनों का एक क्वार्टर होता है, ओके, पूरे एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं, 4 क्वार्टर, तो 3 महीने तक लगातार 3 महीने की जीडीपी ग्रोथ हुई। मान लीजिए कि पहले एक फर्स्ट क्वार्टर की जीडीपी ग्रोथ में हमने कुछ निगेटिव जीडीपी ग्रोथ देखी, दूसरे क्वार्टर में निगेटिव जीडीपी ग्रोथ देखी, तो हम ये मान के चलेंगे कि इस देश में मंदी आने की संभावना
बहुत ज़्यादा है। और अगर तीसरे क्वार्टर में भी निगेटिव ग्रोथ आती है तो हम ये पूरी तरह से ऑफिशियली अनाउंस कर सकते हैं कि इस देश में मंदी आ चुकी है, ये देश मंदी की चपेट में जा चुका है। ये है पूरा का पूरा रिसेशन का मामला। रिसेशन से होता क्या है? रिसेशन से होता है कि जो भी देश की जीडीपी होती है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी, वो निगेटिव हो जाती है। मतलब वहां पे धीरे धीरे प्रोडक्शन का क्या होना, घटना। प्रोडक्शन के घटने की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट डायरेक्टली अफेक्ट होता है। अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी। वहीं पे सेल्स में भी डिक्रीज होने लगता है, फॉलिंग रिटेल सेल्स, कॉन्ट्रैक्टिंग मेजर्स ऑफ इनकम एंड मैन्युफैक्चरिंग फॉर एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम। मैन्युफैक्चरिंग में कमी आती है, लोगों की इनकम कम होने लगती है। ये सभी चीजें डायरेक्ट एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। अगर हम बात करें तो सबसे आम लोगों पे क्या इम्पेक्ट पड़ता है इसका, मंदी का, तो अनएम्प्लॉयमेंट। जैसा कि आपको पता होगा, बड़ी बड़ी कंपनियों ने अभी डायरेक्ट लोगों को जॉब से निकाला है। जब भी मंदी आने की आशंका होती है तो कंपनियां अपना प्रॉफिट, उनका प्रॉफिट घटने लगता है। वो अपने स्पेंडिंग्स को कम करते हैं, अपने खर्च को कम करते हैं। तो खर्च को कम कैसे किया जाता है? कभी कभी वो अपने जो इन्वेस्टमेंट्स होते हैं बाहर, जो उन्होंने करना होता है, वो रोक दिया जाता है। या फिर वो लोगों को ही एम्प्लॉयमेंट से निकाल देते हैं, कम से कम लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा काम लेने की कोशिश की जाती है, वर्किंग आवर्स बढ़ा दिए जाते हैं। और ऐसे लोग जो कम प्रोडक्टिव जॉब पे हैं, उन्हें निकाल दिया जाता है। तो इससे क्या होता है, कभी भी मंदी का डायरेक्ट कनेक्शन बेरोजगारी से है। जब भी मंदी आती है तो बेरोजगारी बढ़ जाती है, बेरोजगारी हमेशा ही इंक्रीज होती है। हर एक देश प्रयास करता है कि उसके देश में मंदी ना आए कभी भी। क्यों? क्योंकि उसका डायरेक्ट कनेक्शन होता है बहुत सी चीजों पे। जब भी मंदी आती है तो एक तरह से वो पूरी की पूरी सप्लाई चेन, पूरा का जो पूरा सप्लाई चेन होता है, वो तबाह होने की वजह से होता है। पूरा का पूरा सप्लाई चेन तबाह हो जाए या फिर सप्लाई चेन में गड़बड़ी आ जाए किसी, जैसा कि अभी आप देख रहे हैं, ये रसिया यूक्रेन का वॉर जो है, रसिया यूक्रेन के वॉर ने पूरा का पूरा इन्फ्लेशन को आग में घी डालने जैसा काम किया है। हम कोविड से तो पहले से ही लड़ रहे थे। कोविड का पैंडेमिक हमारे लिए बहुत ही बड़ा, जो एक तरह से इकोनॉमिक स्लो डाउन का कारण बना हुआ था, क्योंकि पूरी की तरह से इकोनॉमिक एक्टिविटीज घट गई थी, बंद हो गई थी कोविड के टाइम पे। लेकिन उसके जस्ट बाद जब हम थोड़ा सा रिकवर करना चालू ही हुए थे कि रसिया यूक्रेन का वॉर हो गया। रसिया यूक्रेन के वॉर से क्या हुआ, तीन चीजें हुई। सबसे पहली चीज, हमें फर्टिलाइजर्स का क्राइसिस देखना पड़ा, फर्टिलाइजर का क्राइसिस। दूसरा, जो वेस्टर्न वर्ल्ड है, यूरोप एंड अमेरिका, यूएसए, उन्होंने क्या किया, सैंक्शंस लगाए रसिया पे बहुत ज्यादा, जिसकी वजह से एनर्जी का क्राइसिस आ गया। वो रसिया एनर्जी को एक्सपोर्ट नहीं कर पाया यूरोप में और अमेरिका में, ब्रिटेन में, कहीं पर भी। तो इसकी वजह से एनर्जी का क्राइसिस हमें देखने को पड़ा। आपको पता होगा, यूक्रेन को अनाज का कटोरा कहा जाता है दुनिया का। यूक्रेन से बहुत ज्यादा अनाज का सप्लाई होती है पूरे वर्ल्ड में, और रसिया से भी सप्लाई होती है। तो इस तरह से वहां पे पूरे वर्ल्ड ने क्या फेस किया, एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि फूड सप्लाई डिस्टर्ब हुई, फूड की सप्लाई। और उसकी वजह से पूरे दुनिया में एक तरह से भूखमरी जैसे हालात पैदा हुए। इन सभी चीजों को निपटने के लिए गवर्नमेंट और पूरा वर्ल्ड ने, अभी G20 का समिट हुआ था, उसमें उन्होंने कोशिश की एक पॉजिटिव इम्पैक्ट लाने की, जिसका थीम भी रखा गया था, रिकवर टुगेदर रिकवर स्ट्रॉन्गर। लेकिन बहुत ज़्यादा उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को नहीं मिला, क्योंकि कोई भी चीज़, जो बड़ी बड़ी चीज़ें होती हैं, मंदी जैसी चीज़ें, महंगाई जैसी चीज़ें, वो एक दिन में कंट्रोल नहीं की जा सकती हैं। वक्त लगता है इन चीज़ों को कंट्रोल करने में। महंगाई को धीरे 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 जिस तरह से डिक्रीज होगी, उस तरह से हमारे इकोनॉमिक हालात भी अच्छे होंगे, दोबारा से प्रोडक्शन बढ़ेगा, डिमांड इंक्रीज होगी और सप्लाई चेन दुरुस्त होगा। तभी धीरे 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 कर करके हम क्या कह सकते हैं कि मंदी से हम बाहर आ सकते हैं। अगर वहीं पे हम बड़े लेवल पे बात करें तो क्या होता है कि सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट अनएम्प्लॉयमेंट होता है। कभी भी याद रखिए कि जब भी आर्थिक मंदी आती है तो उसका सबसे बड़ा आम लोगों पे जो इम्पैक्ट होता है वो होता है अनएम्प्लॉयमेंट का, बेरोजगारी का। लोगों की नौकरियां चली जाती हैं, और फिर जब लोगों की नौकरी चली जाती है तो उनके पास पैसा नहीं आता। जब पैसा नहीं आएगा तो लोग खर्च कहाँ से करेंगे, और फिर उसके बाद क्या होगा, अगर खर्च नहीं होंगे, स्पेंडिंग्स नहीं होंगी, तो डिमांड में कमी आएगी, कंपनियों का प्रोडक्शन घटेगा। ये पूरा का पूरा साइकिल होता है, और उससे जीडीपी ग्रोथ घट जाएगी। जीडीपी ग्रोथ के घटने से डायरेक्ट जो कनेक्शन है वो गवर्नमेंट का है, गवर्नमेंट को टैक्स कम मिलेगा।
जब गवर्नमेंट को टैक्स कम मिलेगा तो गवर्नमेंट पब्लिक वेलफेयर के लिए पैसे कहाँ से खर्च करेगी। तो इस तरह से पूरी की पूरी इकोनॉमी और पूरी की पूरी साइकिल होता है, जो कि इन्फ्लेशन, जो कि अनएम्प्लॉयमेंट, जो कि हमारा मंदी, इन सभी चीज़ों से जुड़ा हुआ है। तो हमें ये समझना चाहिए कि हम जितना जल्दी से जल्दी हो सके बेहतर प्रयास करके कोशिश करें कि 2007-8 जैसा फाइनेंशियल क्राइसिस, 2007-8 जैसा एक मंदी का हमें सामना न करना पड़े, चीज़ें दुरुस्त कर लिए जाएं, रसिया यूक्रेन के बीच एक कोई पीस टॉक हो जिससे कि समझौता करके इस युद्ध को खत्म किया जाए और सप्लाई चेन को दोबारा से दुरुस्त किया जाए। वरना जो ये शुरुआत ब्रिटेन से हुई है, जो मंदी की शुरुआत ब्रिटेन से हुई है, इसे पूरी दुनिया को देखना पड़ेगा और ये फिर पूरी दुनिया के लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होने वाला है, जो कि हमें और पूरे देश को, पूरे विश्व को झेलना पड़ सकता है।